विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 10वीं के पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी, लेखक जगदीश चंद्र माथुर, इस एकांकी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एकांकी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध ऐसी ये विधा। एकांकी के प्रमुख माने जाते जगदीश चंद्र माथुर जी वरिष्ठ ऐसे साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रसिद्ध एकांकीकार, नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। 1917 में बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हो चुका है। तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ यानी जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी, मरुदंड भी उसे कहा जाता है। इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया। समाज में ऐसे दकियानुसी जो विचार है, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव करते, स्त्री को कम दर्जा देते, ऐसे विचारों को के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। एकांकी का मकसद है नारी सम्मान। यह नारी सम्मान को महत्व प्रदान करना जगदीश चंद्र माथुर जी का इस एकांकी के द्वारा यह प्रमुख उद्देश्य रहा है। एक वक्त ऐसा था, स्त्री यानी महिला, रसोई घर और बच्चे, इतना ही उनका क्षेत्र था। स्त्री पर होने वाले अत्याचार, चाहे वो सती प्रथा होगी, केशोपन होगा, बाल विवाह होगा, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं उसे, ऐसे जो विचार है, इन विचारों पर उन्होंने एक प्रकार से प्रहार भी किया हुआ है। यहां महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है जिसका नाम है उमा। उमा को लेकर एकांकी उसके इर्द गिर्द मंडराती हुई नजर आती है। उमा को मानो एक निर्जीव समझा गया। जैसे हम कुर्सी मेज खरीदने जाते तो कुर्सी मेज को बोलने का अधिकार नहीं, देने वाला और लेने वाला ही तय करेगा। शायद उमा के साथ ऐसी होता है और अंत में वो उबल पड़ती है। वही जो शंकर है, ये शंकर युवक एक वक्त उनके हॉस्टल के इर्द गिर्द कैसे मंडरा रहा था और उन्होंने उस वक्त कैसे मार खाई और मार खाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई थी, ये भी उसे वह याद दिलाती रहती है। तो इस रीढ़ की हड्डी, इस एकांकी की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो स्पष्टीकरण है उसको भी हम देखते। पात्र परिचय उन्होंने दिया है। उमा सुशिक्षित युवती, सुशिक्षित पढ़ी लिखी युवती, युवावस्था में आई हुई, जवान भी उसे हम कहेंगे। राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की मां, राम स्वरूप की पत्नी, शंकर एक युवक, उमा युवती, युवती और युवक विलोम शब्द आ चुका है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। एक परिवार है राम स्वरूप का,
पत्नी है प्रेमा, लड़की है उमा, और रतन जो है राम स्वरूप उनका नौकर। राम स्वरूप का नौकर रतन, घर का मुखिया राम स्वरूप, पत्नी है प्रेमा, लड़की का नाम है उमा और नौकर का नाम है रतन। शंकर जो युवक है और उनके पिताजी गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, कुल मिलाकर ये हो गया आपका पात्र परिचय। एक कमरा, कमरे के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के। एक तख्त जो पकड़े हुए कमरे में आते हैं, तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त ने लकड़ी का एक चौका जिस पर बैठ सकते, कई दो चार लोग उसके ऊपर बैठ सकते, लकड़ी से बनाया गया। जो रंगमंच है, स्टेज होगा उसका रंगमंच, उसमें दो कमरे नजर आ रहे हैं। जब लकड़ी का तख्त पहले कमरे में लाया जाए उस वक्त एक का मुंह दिखाई देगा, एक की पीठ दिखाई देगी, क्योंकि एक सिरे को हो सकता है नौकर ने पकड़ कर रखा है, लकड़ी के एक तख्त को मालिक ने पकड़ कर रखा है। पहले मालिक दिखाई दे रहे, इसलिए उनकी पीठ नजर आ रही है। जैसे जैसे वो पीछे आएंगे वैसे वैसे नौकर का चेहरा दिखाई देगा। राम स्वरूप अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। जो लकड़ी का तख्त है उसको इधर नहीं उधर मोड़ दे, धीरे धीरे चल। मैं हाथ में काफी वजन है, उधर 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 तख्त के रखे जाने की आवाज आती। रतन कह रहा है बिछा दे साहब, मैं बिछा दूं, रखो इसे। राम स्वरूप कह रहा है जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किसके लिए बहा है? इतना जो पसीना हम बहा रहे, पसीना बहाना, बहुत कड़ी मेहनत करना। तख्त तो जो है एक कमरे से इस कमरे में लाया जा रहा है, इतनी हम मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, ये किसके लिए? और कह रहा है बिछा दूं साहब। अरे जब भगवान अक्ल बांट रहा था तू क्या देर से पहुंचा था? रतन तख्त बिछाता है, हे की आवाज, थोड़ा हंसने में टाल देता है। जो मालिक ने उसे डांटा, राम स्वरूप दरी उठाते हुए, खद्दर के कपड़े की मोटी चादर दरी जो नीचे बिछाई जाती, बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते। तो दरी उठाते हुए राम स्वरूप बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार, प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए दो वाद्य के नाम, एक है हारमोनियम और दूसरा क्या है? सितार। तो कह रही कि हारमोनियम सितार भी उठा ला, जल्दी जा। उसी वक्त रतन जाता है, पति पत्नी, कौन पति पत्नी? राम स्वरूप और उनकी पत्नी का नाम था प्रेमा, तख्त पर क्या करते? दरी बिछाते। प्रेमा, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी, तुम्हारी जो लाडली प्यारी बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, दरी भी बिछा रही है, बात भी कर रही है। लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी जो प्यारी बेटी है उमा, वो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, नाराज होना। मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है? नाराज वो पड़ी है। राम स्वरूप क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तुम्ही ने कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हां, देखो
उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। कैसे आए? करीने से। करीने से का अर्थ होता है ढंग से। कैसे आए? थोड़ा ढंग से आए, थोड़ा शर्मा कर, थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह कर कर, थोड़ा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसी ही है। जरा ऐसी है मतलब कैसे? दकियानुसी विचारों के, पुराने ख्यालों के, पुराने विचारों के ये लोग जरा ऐसी है। खुद पढ़े लिखे, खुद तो पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटी में जाते, मगर चाहते कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। खुद वकील है, वकालत का पेशा है उनका। सभा सोसाइटी में घूमते रहते, इधर उधर जाते रहते, मगर चाहते कि लड़की जो है ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ऐसे विचारों को हम दकियानुसी विचार कहते। और लड़का, पत्नी कह रही प्रेमा, और लड़का, अरे लड़का बाप शेर है तो लड़का सौवा शेर, बाप से बढ़कर लड़का है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। बीएससी के बाद जो है वो लखनऊ में ही तो पढ़ता है। किसमें? मेडिकल कॉलेज में। बच्चों, परिच्छेद में एक है वकील और दूसरा मेडिकल। प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए दो व्यावसायिक शिक्षा के नाम, एक है वकील और दूसरा है मेडिकल। तो ये कहती कि बीएससी की उसने लखनऊ में तो मेडिकल में पढ़ता है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। क्या कहता है लड़का? क्या कहता है? पति पत्नी में बातचीत हो रही है, पति पत्नी जो है दरी को बिछा रहे। पत्नी कहती है लड़की मुंह फुलाए पड़ी है। क्या हुआ? तो मैंने कहा था ठीक ठाक करके नीचे लाना, करीने से। करीने से मतलब ढंग से। क्या करूं? राम स्वरूप पत्नी को कह रहा है ये लोग जरा ऐसी है, पुराने ख्यालों के, खुद पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी में जाते, वकील है, लेकिन पता नहीं लड़की वो पढ़ी लिखी नहीं करना चाहते। और लड़का बाप शेर है तो लड़का सौवा शेर। बीएससी उसने की, लखनऊ में मेडिकल में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करो मेरी मजबूरी है। प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए दो व्यावसायिक शिक्षा के नाम, एक है वकील, दूसरा मेडिकल कॉलेज। तो ये जो है पहले परिच्छेद, पहला प्रसंग हमने पूरा कर लिया है। पहले में हमें यही पता चल रहा है कि राम स्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा, लड़की का नाम उमा, उसे शायद देखने वाले के देखने के लिए लड़के और उनके लड़का और उनके पिताजी आ रहे। लड़के वालों के परिवार के विचार हमें बड़े पारंपरिक दिखाई देते। सभा सोसाइटी में वो जाते, पेशे से वकील है, पढ़े लिखे, लड़का भी मेडिकल कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं उन्हें लड़की क्यों पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। आइए, रतन कह रहे बाबूजी बाबूजी धीमे आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, वे आ गए।
तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा दोगी। इसलिए तो हारमोनियम सितार उठाकर लाने के लिए कहा था मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बच्चे, इस पाठ में विराम चिन्हों का ज्यादा उपयोग हो चुका है, क्योंकि संवाद आए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। कोई भी मेहमान हमारे घर पर आता है तो औपचारिक बातें तो हम करते हैं, उसी तरह औपचारिक बातें हो रही है। भाई, मकान ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं। तांगे वाला जानता था, जिस तांगे में बैठकर हम आए, बग्गा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा, इक्केवान, इक्के वाला, वो क्या करता था, जानता था। रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम स्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, लड़के की तरफ मुखातिब, मुखातिब का अर्थ होता है के सामने। अभी तक बात कर रहे थे गोपाल प्रसाद से, अभी लड़के की ओर देखकर, उसके सामने देखकर, उसके लिए शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया मुखातिब होकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर कह रहा है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। वीकेंड सप्ताह के अंतिम दिन जो होते उसे वीकेंड कहते। इतवार की छुट्टी होती है, हो सकता है कि शनिचर उसमें मिला दिया, वीकेंड में चला आया। राम स्वरूप क्या कह रहे? तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जो आप कोर्स कर रहे हैं मेडिकल का कॉलेज में, वो तो खत्म करने के लिए आपको साल भर का, मतलब एक आधी साल बाकी होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। भाई, कोर्स की तो मर्यादा होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये कह रहा है कोई साल 2 साल। साल 2 साल, राम स्वरूप कह रहे साल 2 साल। इनके मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है। शंकर कह रहा है जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। मार्जिन का अंतर होता है गुंजाइश, अंतर। हो सकता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, अनुत्तीर्ण हो जाऊं, तो 1 आधी साल में और रख लेता हूं, उसका मार्जिन रखता हूं। इसीलिए साल 2 साल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, बिजनेस यानी व्यवसाय की बातचीत हो जाए। व्यवसाय, बिजनेस, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम स्वरूप चौक कर, बिजनेस समझ कर, ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। नाश्ता इन्हें जलपान, थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए, अभी अभी आप आए हो, कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया जाए, चाय वगैरह हो जाए, थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए। बच्चों, इस परिच्छेद में कई अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रस्तुत परिच्छेद से अंग्रेजी शब्द या विदेशी शब्द ढूंढ कर लिखिए। पहला हमने देखा था वीकेंड, दूसरा शब्द हमने देखा था कोर्स, उसके बाद है बिजनेस। ऐसे शब्द मतलब अंग्रेजी शब्द आ चुके हैं। आइए आगे। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उसको समझ में आया कि बिजनेस क्या, दहेज वगैरह लेना होगा लड़की से, तो ये कहते हैं हाँ, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अरे यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अभी तकल्लुफ यानी शिष्टाचार, तकल्लुफ यानी क्या, शिष्टाचार। तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे, क्यों शिष्टाचार दिखा रहे? हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए।
ही मिली। किस्मत है, भाग्य कि तुम मेरे यहां तशरीफ लाए। तशरीफ, विराजना। तशरीफ का अर्थ क्या होता है? विराजना, पधारना, आसनस्थ होना। और ये तो मेरी किस्मत है कि तुम यहां आए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, उसी वक्त इतना कहकर राम स्वरूप अंदर चले जाते। अभी बचा है गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अपने लड़के से। क्यों, क्या हुआ? शंकर कह रहे कुछ नहीं। अरे जब कुछ नहीं तो झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते कि शंकर की बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। आगे वो कुछ कह रहे, इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते और उनको देखकर गोपाल प्रसाद अपनी बात को रुकवाते। तुम्हारी कमर झुकी हुई। अरे भाई शादी तय करने आए हो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते थे कि तुम्हारी बैकबोन, आगे वह कहना चाहते कि टूटी हुई है, लेकिन इतने में राम स्वरूप को देखकर अपनी बात को वो रुकवा देते। राम स्वरूप आते, चाय का ट्रे साथ में लेकर और छोटे से उस मेज पर रख देते। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, आखिर आप माने नहीं। जो आपको करना है वो आप कर ही रहे, जलपान तो करा कर ही रहेंगे। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ने शक्कर भी ज्यादा डालिए। मतलब जलपान तो करा कर ही रहे। पूछ रहे आपको चाय कौन सी पसंद है, विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? असल में बच्चों, चाय का जो शौक है, चस्का है, वो अंग्रेजों ने ही लगाया हिंदुस्तानी को। सुबह सुबह उठते, बेड टी पीते, गर्म पानी होता है, दूध होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, उसमें मिलाया जाता है। तो ये कहने लगे कि मुझे हिंदुस्तानी चाय पसंद है, आधा दूध और आधा पानी, और चीनी थोड़ी सी ज्यादा डालिए, शक्कर थोड़ी सी ज्यादा डालिए। बच्चों, यहां तक हमने ये पूर्ण किया। कुल मिलाकर 2 पेज 2 पन्ने हमने पढ़ लिए। इसमें हमें यही मिल रहा है कि गोपाल प्रसाद अपने लड़के की शादी कराने के लिए राम स्वरूप के घर पर आए। राम स्वरूप की लड़की, जिसका नाम है उमा, बस पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी में घूमते रहते, पेशे से वकील है, लड़का भी मेडिकल पढ़ रहा है, लेकिन उनकी विचार जो है दकियानुसी विचार, पारंपरिक विचार है। ऐसे विचारों से वह जकड़े हुए हैं और जकड़े हुए होने के कारण उनको लड़की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। यहां हम इस पाठ का पहला पाठ समाप्त कर रहे हैं। बचा हुआ इसी रीढ़ की हड्डी पार्ट 2 में उसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। धन्यवाद।